226 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। ये लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 आ चुका है। इसके साथ ही 2 अंक वाले 3 अंक वाले भी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए, वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 12th पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी करते जाइएगा। ये हमारे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का जो फल होता है सफलता ही है। तो दोस्तों 4 नंबर में बात करें पार्ट 1 में, दोस्तों मैं आपको जो कवर कराए थे 4 नंबर में, वो आपके अध्याय 3 और अध्याय 4 से क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो मैंने वहां के कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम बात करें तो आपके भारत के विदेश संबंध, इस वाले अध्याय से 4 नंबर क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, आता ही हर साल लगातार आ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर है, तो वहां से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। तो आपका भारत के विदेश संबंध और क्षेत्रीय आकांक्षा वाले जो हमारे 2 चैप्टर है, तो इनके और हमें क्या है इंपॉर्टेंट कवर करने हैं 4 नंबर वाले, और यहाँ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम भारत के विदेश संबंध वाले अध्याय से देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं बताइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, और अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अब कम चांस, जिसके हाई चांस है उसकी हम ज्यादा बात करेंगे। ओके, जो कम चांस है, जिसमें कम चांस है, यानी आपको नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ के रखना है। हाई चांसेस को थोड़ा फोकस के साथ पढ़ के रखना है। अब बाकी आपको समझते, देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के हैं, कम समय हमारे पास, तैयार आपको करना है। अगर डायरेक्ट एकदम रटने में पढ़ेंगे तो आपको 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ पाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। समझिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। समझ लेते तो अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख पाएंगे। ओके, और ऐसा नहीं है यहाँ बनावटी लैंग्वेज लिख सकते हैं, लेकिन आपने अपने समझा हो तब अपने हिसाब से बना पर लिख पाएंगे। ओके, तो समझना है। पहला हमारा क्वेश्चन, यहाँ पहले आप गुण निरपेक्षता का मतलब समझना पड़ेगा। गुण निरपेक्षता का मतलब समझ गए तो सभी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। तो गुट निरपेक्षता का क्या मतलब हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्या है, जो पूरा विश्व था 2 हिस्सों में गुटा हुआ था। एक आपका सोवियत संघ और एक अमेरिका में। ओके, 2 महाशक्तियां थी उस समय, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। ओके, जो सोवियत संघ समाजवादी पर आधारित थी, वो अमेरिका आपकी पूंजीवादी पर आधारित थी। ये दोनों जो शक्तियां थी वो क्या अपनी शक्ति ज़्यादा देशों को अपने साथ मिला रही थी। ओके, पूरे दोनों लोग प्रयास कर रहे थे कि मेरे साथ नए से नए देश मिल जाए। ओके, तो इस प्रकार से जब देश आज़ाद हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो भारत के समक्ष भी ये चुनौती आ गई कि सोवियत संघ वाला कहता भैया मेरे साथ आ जाओ, अमेरिका वाला कहता था मेरे साथ आ जाओ। अब देश के साथ क्या समस्या आ गई, अगर अमेरिका के साथ हम मिल जाते हैं, अमेरिका की टीम में चले जाते हैं, तो सोवियत संघ से बुराई हो जाएगी, और सोवियत संघ की टीम में चले जाते हैं तो अमेरिका से हमारी बुराई हो जाएगी। यानी अगर हम एक में जाते हैं तो हमारा क्या है, दूसरे से बुराई बन जाएगी। तो ये यहाँ समस्या थी। ओके, इसके साथ ही अगर हम किसी के साथ भी शामिल हो जाते हैं, यानी सोवियत संघ के शामिल हो गए, तो सोवियत संघ जैसा कहता उसकी में क्या उसकी बात माननी पड़ती, अमेरिका के साथ शामिल हो जाते अमेरिका की बात माननी पड़ती। यहाँ देखा जाए तो दोनों तरफ से हमारा घाटा हो रहा था, दोनों तरफ से में क्या घाटा ही होने वाला था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति बनाई। गुट निरपेक्षता का मतलब है हमें 2 गुट हैं, 2 महाशक्ति हैं, 2 गुट में से किसी गुट में शामिल नहीं होना, एक हम अपना नया गुट बना रहे हैं। अब ओके, अपना स्वतंत्र गुट रहेगा, उसी में हम रहेंगे। यानी दोनों गुटों में ना शामिल होने की जो नीति है वही है गुट निरपेक्षता नीति। क्लियर है? तो ये कहलाता है गुट निरपेक्षता नीति। मतलब दोनों ग्रुप में हमें शामिल नहीं होना, एक हमें क्या है, अब स्वतंत्र रहना है। ओके, हम तो क्या है दोनों के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि हम दोनों साथ, सोवियत संघ के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। ओके, इस प्रकार से किसी एक के साथ नहीं है। तो ये आप समझ गए गुट निरपेक्षता की नीति। इसके साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, गुट निरपेक्षता की नीति कब अपनाई गई, तो 1961 में। ओके, 1961 में। अभी आपका आया भी था 2025 में। याद करने का ट्रिक क्या है, गुट बनाकर 6 को, गुट बनाकर 6 को यानी 6-1, गुट बनाकर 6 को यानी 6-1, यानी 1961 में क्या है गुट निरपेक्षता नीति आपकी थी। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आपको तैयार करके रखिएगा। आप समझ लेते हैं। तो भारत में गुट निरपेक्षता नीति की विशेषता, गुट निरपेक्षता नीति की क्या क्या विशेषता है, तो भारतीय गुट निरपेक्षता एक स्वतंत्र नीति का पालन करने में विश्वास करती थी। भारत का यह स्पष्ट मानना था कि गुटबंदियों के राष्ट्रीय हितों को अत्यधिक हानिकारक है। उन्होंने कह दिया कि स्वतंत्र नीति सबसे अच्छा रहेगा। ओके, उस पर विश्वास करती थी, और गुट जो बंदी है इसमें हमारे हितों में काम नहीं आएगी। ओके, क्योंकि हित में किस कार्य से काम नहीं है मैं समझा चुका हूँ। अगर इसमें हम शामिल होते दूसरे से बुराई हो जाती है। ओके,
क्योंकि और जबकि हमें क्या, हम नए स्वतंत्र राज्य था, हमारा स्वतंत्र देश था। ओके, हमें क्या है, अपने अर्थव्यवस्था को विकास करना था, तो हमें क्या दोनों का जरूरत पड़ती, कहीं अमेरिका की जरूरत पड़ती, कहीं सोवियत संघ की जरूरत पड़ती, तो दोनों को साथ लेकर चलना था। दोनों को साथ लेकर चलने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति सबसे अच्छी रही। ओके, इसके साथ ही भारतीय गुटनिरपेक्षता नीति अलगाववाद तथा तटस्थता की नीति थी, ना होकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने और उन समस्याओं को हल करने में सहयोग देती थी। तो अब गुटनिरपेक्षता की नीति का ये मतलब नहीं था कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश विदेश से हमारा संबंध टूट गया हो, इसका मतलब था कि हम बिल्कुल किसी गुट में शामिल नहीं है, लेकिन हम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनके प्रति जागरूक रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही भारतीय गुटनिरपेक्षता जातिवाद और रंगभेद का विरोध करते हुए विश्व बंधुत्व और विश्व वैश्विक शांति की प्रबल हिदायत दी थी। यानी जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, यानी भारतीय गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो जातिवाद और रंगभेद का विरोध करती थी। इसके साथ ही भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की अन्य विशेषता की इसमें समय अनुकूल बदलाव किया जा सकता था। यानी हमारी गुटनिरपेक्षता नीति क्या है, हम अपने ही हिसाब से बना सकते थे, अपने हिसाब से बदल सकते थे। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। साथ ही साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी थी। ओके, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसकी एक और विशेषता कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध थी। उपनिवेशवाद का मतलब होता है गुलाम, तो किसी देश को गुलाम बनाना, ही क्या है उपनिवेशवाद। ओके, और इसके साम्राज्यवाद समझ गए हैं। ओके, अपने देश का क्या है और विस्तार करना के लिए क्या दूसरे देशों को परेशान करना, तो वो साम्राज्यवाद। तो ये हमारी विशेषताएं हो जाती। तो सिंपल दी हुई है, मैंने आपको बता दिया है, तैयार कर लीजिएगा। लेकिन कम इंपॉर्टेंट आने की कमी चांस है, क्योंकि अभी ये 2025 में आ चुका है। तो अब आपको नेक्स्ट इसके आने के हाई चांस है। भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण, यानी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, ना ही वो सोवियत संघ के साथ मिला, ना वो क्या है भारत अमेरिका के साथ मिला। गुटनिरपेक्ष यानी किसी गुट में ना शामिल होकर एक अपना ही गुट में रह आना। ओके, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रहना, तो ये है गुटनिरपेक्षता की नीति। इसको क्यों अपनाया और क्यों अपनाया, तो मैं अभी आपको पूरा जब समझाया है शुरुआती समय में, तो सब समझ गए होंगे कि क्यों अपनाया, क्या रीजन था। और पॉइंट वाइज पॉइंट बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिंपल है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, आपको अगर याद भी करना है तो उसके पॉइंट याद कर लीजिए। पॉइंट याद कर लेते अपनी लैंग्वेज में, फिर जो मैंने आपको समझाया थोड़ा बहुत भी समझ में आया, अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। पॉइंट बस आपको अच्छे से याद रहता है, तो टीचर भी पॉइंट आपको मेन फोकस करता है और फिर आपको नंबर दे देता है। देखिए, पहला हमारा पॉइंट है, अब क्यों अपनाया गुटनिरपेक्षता की नीति को, उसके कारण क्या थे। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध। देखिए, साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि भारत का लंबी समय अवधि तक साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की त्रासदी में रहा है। भारत उपनिवेशवाद यानी गुलामी, ओके, अंग्रेजों की हम गुलामी में रहे हैं, इसका हमने इसकी गुलामी को सहा है। अतः उसने इस व्यवस्था के विरोध में गुटनिरपेक्षता नीति को चलाने का मन बनाया। यानी हम गुलामी में सहा है, अब हम स्वतंत्र हो गए, अब स्वतंत्र अपने निर्णय ले सकते थे। लेकिन यदि हम क्या है फिर किसी गुट में शामिल हो जाते तो हमें उस गुट की बात माननी पड़ती, और किसी के हम कहे अनुसार चल रहे, किसी की बात मान रहे, तो क्या गुलामी ही एक प्रकार से, इस प्रकार से। लेकिन हम अगर क्या किसी गुट में शामिल नहीं है तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते थे। इसलिए इसमें क्या हुआ, साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध हुआ। इस शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा, भारत क्या है अपने हिसाब से जी सकता था, अपने हिसाब से नीति बना सकता था। और गुटनिरपेक्ष रहता तो अमेरिका में कुछ गड़बड़ हो रही तो भारत को भी टेंशन हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से। और सोवियत संघ में कुछ लड़ाई युद्ध चल रहा है तो जबरदस्त लेना देना कुछ है नहीं है, फिर भी हमें क्या दिक्कत होती अगर हम उसमें शामिल हो जाते तब। ओके, इसलिए अगर हम शामिल नहीं है तो अपने शांतिपूर्ण क्या जीवन व्यतीत कर सकते थे। ओके, लंबी लड़ाई लड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त किया था, वह चाहता था क्योंकि लंबे समय तक हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि उस समय की परिस्थितियों में किसी भी गुट में शामिल होने की तात्पर्य था उसके समर्थन देशों के साथ युद्ध की सहभागिता देना। यानी किसी में भी शामिल हो जाते तो उन्हें अमेरिका के लगातार युद्ध हो रहे थे और सोवियत संघ के युद्ध हो रहे थे। ओके, विरोधी देशों के प्रति, तो उसमें भी हमें शामिल होना पड़ता। और फिर वैसे तो हम क्या है परेशान थे। ओके, और हमें परेशानियां बढ़ जाती। फिर राष्ट्रीय आजादी की भावना, इसके साथ ही भारत किसी गुट में मिलता तो उसे उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती, उसकी बातें माननी पड़ती। ओके, ना उस स्वतंत्र भारत स्वतंत्र रूप में से अपनी नीतियों का निर्माण करने की दृढ़ इच्छा रखता था। और वो अपने क्या है जो भारत है अपने हिसाब से नीति बनाना चाहता था, क्योंकि अभी तक पूरा अंग्रेजों ने अपने हिसाब से चलाया। ओके, इसलिए क्या है हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए और आर्थिक और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। आर्थिक विकास की आवश्यकता थी, तो अब देश का विकास करना है तो हमें दोनों की मदद चाहिए थी। तो अमेरिका भी की चाहिए थी, सोवियत संघ की भी चाहिए थी। ओके, तो इसलिए हमें दोनों का सहयोग प्राप्त करना है। तो एक अच्छा तरीका था गुटनिरपेक्षता एक अच्छा तरीका था जिसमें हमें दोनों का सहयोग प्राप्त होगा। ओके, अगर किसी एक में शामिल होते तो दूसरे सहयोग प्राप्त ना होता। तो समझ गए होंगे। मैंने जब याद अभी आपको करना है तो मैंने जो 4 मैंने पॉइंट आपको अंडरलाइन किए हैं वो आपको तैयार करना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया तो अपने हिसाब से आप लिख पाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत 2025 में क्वेश्चन था, 2024-22 में क्वेश्चन था, 25 में आ चुका है। अभी आपका आ चुका है क्वेश्चन, तो आने के इसके कम चांस है, लेकिन आपको नोट पढ़ के रखना है। विदेश नीति सिद्धांत क्या है, तटस्थता और असंलग्नता से अस्तित्व अथवा पंचशील
ओके। इसके बाद आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, फिर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद पर असमानता का विरोध और निःशस्त्रीकरण का समर्थन। ये है भारतीय विदेश नीति के आपके सिद्धांत। तो अच्छे से आपको कैसे तैयार कर लेना है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जिस तरीके से एग्जाम में आपको लिखना चाहिए उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ सॉल्यूशन। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, आगे किसके चांस है, भारतीय विदेश नीति की 4 विशेषताएं। भारत की जो, अब देखिए जो इसके सिद्धांत है, भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं वही भारतीय विदेश नीति की एक प्रकार से विशेषताएं भी हैं। बाकी लिख रहे थे विशेषताएं में क्या क्या विशेषताएं हैं। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, हाई चांस इसके आने के। तो पहला, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं के किसी गुट में विशेष से संबंध न करके अपने लिए सत्य, न्याय और औचित्य पर आधारित स्वतंत्र मार्ग अपनाया। तो स्वतंत्र नीति का, विदेश नीति का पालन यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं तो हम अपने हिसाब से अपने निर्णय ले सकते हैं। ओके, किसी का दबाव नहीं रहेगा हमारे ऊपर। विश्व शांति को प्रोत्साहन। भारतीय विदेश नीति का एक लक्षण विश्व शांति को प्रोत्साहन देना था। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कोरिया, कांगो, साइप्रस इत्यादि में शांति स्थापना के प्रयास करके किस प्रकार विश्व शांति को योगदान दिया। इसके साथ ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, आधिपत्य का विरोध। ओके, उपनिवेशवादी दूसरे देश को गुलाम बनाने का प्रयास करना, आधिपत्य यानी वही समझ कब्जा करना, तो इसका भी विरोध किया है। सस्तीकरण का विरोध किया। सस्तीकरण यानी भारत में हथियारों की दौड़ का विरोध किया। भारत का मानना था कि प्रतिस्पर्धा में आपस में क्या है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इस साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सहयोग किया। तो ये रहने वाली है भारतीय विदेश नीति के लक्षण या विशेषताएं, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। एमपी एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका ये भी आपका रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। भारत और चीन के मतभेद के कारण थे, देखिए 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने क्या 1950 में तिब्बत में जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तिब्बत की संस्कृति को नष्ट कर दिया और भारत में बेचैनी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि अब तिब्बत क्या है, भारत से लगा ही हुआ है एक प्रकार से। इसके साथ ही 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु निर्वाचित शासक दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण दी और चीन इसे क्या अपना विरुद्ध आचरण समझा। तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने, तो जो दलाई लामा थे वहाँ के, वो भाग कर क्या है भारत में आ गए, शरण आ गए। ओके, चीन से बचना चाहते थे तो भारत ने शरण दे दी, तो इसका भी इसलिए चीन क्या है, चिढ़ गया इससे। और इसके साथ ही इसके बाद पूर्ववर्ती तिब्बत व भारत की मैकमोहन रेखा को मान्य न करके अक्टूबर 1962 में चीन ने समस्त भारत चीन सीमा पर क्या आक्रमण कर दिया, जिससे परंतु 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध पर विराम घोषणा भी कर दी। तो ये आपका दिया हुआ है, तनाव के सभी ये मतभेदों के एक कारण दिए हुए हैं। भारतीय क्षेत्रों से अपनी सेनाएं हटाने से इंकार कर दिया और आज भी एक बड़े भारतीय क्षेत्र पर उसका क्या कब्जा हो गया। चीन ने यहाँ का कब्जा कर लिया था। चीन युद्ध ने भारत की छवि को देश के विदेश दोनों की ही जगह क्या धक्का लगा। इस संकट से उभरने के लिए भारत को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी, जिससे भारत की राष्ट्रीय स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता किसे कहते हैं? तो ताशकंद समझौता और शिमला समझौता किसे कहते हैं? पूरे एग्जाम चॉइस में ये क्वेश्चन आ चुका, तो ये भी आपका आ सकता है। ताशकंद समझौता दिया हुआ, शिमला समझौता मैंने आपको कैसे याद करना है, ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ, कब हुआ, ओके, ये आपको याद रखना है। और इसकी कौन कौन सी बातें थी इसमें, वो आपको 2-3 पॉइंट में याद करना है। जैसे शिमला समझौता किसके मध्य हुआ, कब हुआ, और उससे संबंधित 2 बातें आपको याद रखनी है, तो आपका ये सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। पहले ही बता चुका हूँ, 2 नंबर शॉर्ट में भी आपको समझाया था, पढ़ के आपको तैयार कर लेना, सिंपल है। नेक्स्ट 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के क्या कारण थे? 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पाकिस्तान हार गया, तो क्या कारण थे? कि पाकिस्तान की जो नैतिक पक्ष दुर्बल था, पाकिस्तान ने पूरी पाकिस्तान के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई और उसके परिणाम स्वरूप जन आंदोलन आरंभ हो गया। बांग्लादेश के निर्माण से बंगाली जनता प्राणपण से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। यानी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने क्या किया, जो पूरी पाकिस्तान जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है उसके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन फिर भी उसके साथ भेदभाव किया जाता था, वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, ओके, उन्हें परेशान किया जाता था, जिससे क्या उन्होंने वहाँ की जनता ने जैसे मुक्ति बाहिनी सेना बनाई और क्या है, और पाकिस्तान की जो सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, भारत ने लास्ट में मदद कर दी थी। मदद करने से क्या है, जो मुक्ति बाहिनी सेना की विजय हुई और क्या है, वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया और वहाँ पर क्या है, फिर बांग्लादेश नया देश बना और पाकिस्तान से मुक्ति मिली। फिर पाकिस्तान सैनिक क्षेत्र दृष्टि से क्या भारत से भी कमज़ोर था। पाकिस्तान की तानाशाही सेना प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की उपेक्षा कर रही थी, या उपेक्षा उसे भारी पड़ी। पाकिस्तान के अत्याचारों से पीड़ित होकर लाखों की संख्या में शरणार्थी के भारत आ गए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य पूर्वी पाकिस्तान तक सहज नहीं पहुंच सकता था। देखिए ये पाकिस्तान यहाँ है, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ है, आप देख सकते हो बीच में पूरे भारत है, तो एक एरिया से दूसरे से जल मार्ग द्वारा ही जाना पड़ता था। पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए ये केवल एक ही रास्ता था, वो क्या था
कि वो रास्ता था जल मार्ग मुख्य था, जहाँ जब ज़्यादा माल सप्लाई करना हो। तो समुद्री मार्ग में भारतीय नौसेना ने क्या है, नौसेना ने यहाँ से बीच में क्या है छेक दिया कि अब इसलिए क्या है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूरी पाकिस्तान का कुछ सहयोग न कर सका वहाँ की सेना के लिए, और फिर यहाँ से क्या है भारत ने आक्रमण भी कर दिया। ओके, तो फिर ये जो आपका जो पूरी पाकिस्तान है वहाँ में जो जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे वो सब क्या है, वो सबको घेर लिया गया। ओके, फिर इसलिए क्या है जो जितने पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने क्या है कर दिया, उन्होंने कर दिया आत्मसमर्पण। नेक्स्ट है भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, उपरोक्त संबंध पर विचार दीजिए। क्योंकि भारत की जो परमाणु नीति है वो भारत ने परमाणु बनाए हैं लेकिन विश्व शांति के लिए बनाए हैं और उसके लिए आवश्यक भी है। इसके बाद में आपको बताना है, इसके बारे में पॉइंट को आपको सिद्ध करना है। तो भारत की परमाणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी उद्देश्यों के करने के लिए नहीं, विनाशकारी उद्देश्यों के करने के लिए विरुद्ध है। 1974 भारत मतलब क्या है, किसके विरुद्ध है कि जो परमाणु शक्ति है ये विनाशकारी है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। 1974 में भारत ने एक परमाणु धमाका किया, परंतु इसके साथ ही भारत ने घोषणा कर दी कि परमाणु धमाका सैनिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि शांतिमय उद्देश्यों के लिए है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इस संधि को गैर परमाणु शक्तियों के पक्षपात वाली मानता है। देखिए भारत की जो परमाणु नीति है, भारत ने परमाणु बम बनाया, लेकिन क्यों बनाया? अपनी सुरक्षा के लिए बनाया, अपनी शांति का ही उद्देश्य है। ये केवल अपनी समझ लीजिए आत्मरक्षा के लिए बनाया। यदि हमारे ऊपर कोई धमकाता है, हमारे ऊपर प्रहार करता है, तब इसका उपयोग किया जाएगा, ये भारी युद्ध हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि हमने बम बनाया तो दूसरे देश के ऊपर पटक दिया, ये नहीं होगा, शांति के ही उद्देश्य है। ओके, इसके साथ ही ये जो एक परमाणु अप्रसार संधि है, ओके, परमाणु अप्रसार संधि का मतलब होता है कि शांति के उद्देश्य से ये संधि बनाई गई है। इसमें जो भी देश हस्ताक्षर कर देता है फिर वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, ना ही वो परमाणु बम रखेगा, इस नीति के अंतर्गत रहता है। लेकिन भारत ने क्या इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए, इस क्वेश्चन में बताया जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूँ, तो ये आपको देख लेना। ओके, यही आपको बताया जा रहा है। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यदि भी भारत ने परमाणु बम न बनाने की घोषणा की फिर भी उसने भी अपने पड़ोसी देशों द्वारा एकत्र की जाने वाली परमाणु सामग्री से चिंतित होकर अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान रखते हुए 11 मई और 13 मई को 1998 को 5 परमाणु विस्फोट किए। यह परमाणु विस्फोट भारत ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किए। मतलब भारत ने पहले डिसाइड किया परमाणु बम नहीं बनाना, लेकिन देखा कि जो पाकिस्तान है और अन्य देश है जैसे चीन भी है, इनके पास भी क्या परमाणु बम है, पाकिस्तान लुके छुपे बनाने का प्रयास कर रहा है परमाणु, तो इससे चिंतित होकर क्या भारत को बनाना पड़ा अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से। इस विस्फोटों के बाद भारत और परमाणु विस्फोट न करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही भारत परमाणु शस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में था। इसके लिए वह एक आम सहमति वाली संधि के निर्माण के पक्ष में भी था। ये आप नॉर्मल समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप समझिए कि एक परमाणु अप्रसार संधि है तो भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। इसे पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ इसमें, जो बड़े बड़े देशों उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर साइन कर दो। इससे क्या हुआ कि अब हम क्या है बम नहीं बनाएंगे और ना ही इसका परीक्षण करेंगे, और जो है उनको भी अब क्या है उनको भी क्या त्याग देंगे जो हमारे पर परमाणु बम है। तो लेकिन भारत ने हस्ताक्षर इसलिए कि भारत कहता है जब जो बड़े बड़े देश हैं जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, इन्होंने अच्छे दबा के परमाणु बम बनाए, बहुत सारे परमाणु बम बनाए, अच्छे स्टोरेज में रख लिया, ओके, अपनी सुरक्षा के लिए। और जब जो विकसित देश है उन्होंने सबने बना के रख लिया, अमेरिका ने बना के रख लिया। लेकिन जब विकासशील देश है जैसे भारत जो नए नए स्वतंत्र हुए हैं और अपनी आत्मरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, जब उनका बनाने का टाइम आया, हमारा बनाने का टाइम आया, तो तुमने कह दिया भैया परमाणु जो आप परीक्षण प्रतिबंध संधि है इस पर हस्ताक्षर कर दो। ओके, अपना तो बना लिया, हमारा टाइम आया तो कहने लगे कि भैया न बनाओ, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसलिए भेदभावपूर्ण मानता है कि अपना बना लिया, हमारा टाइम में क्या है इसमें कहने लगे साइन कर दो, परमाणु बम न बनाओ। तो वही बातें बनाई, इसलिए क्या है इसे CCBT कहा जाता है। और हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया आप समझ गए, क्योंकि भारत से भेदभावपूर्ण नीति मानता है। नेक्स्ट और लास्ट आपको तैयार करके रखना है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित या निर्धारित करने वाला कारक। भारत की विदेश नीति को कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं? भौगोलिक तत्व दिया हुआ है, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व, सैनिक तत्व। एक बार आप पढ़िएगा, सिंपल आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, इंपॉर्टेंट भी है आपका ये। पहले तो आपको ये समझ गए होंगे कौन कौन से तत्व किस तरीके से भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व, सैनिक तत्व विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, वो आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्रीय आकांक्षा वाला चैप्टर है। यहाँ से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है? मतलब भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 5 कारण लिखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में जो क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है इसके कारण क्या क्या है, क्यों बढ़ रहा है? तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया हुआ सॉल्यूशन, मैंने आपको हेडिंग तैयार करनी है। विकासशील योजनाओं की आंशिक सफलता। देखिए क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब इस प्रकार समझिए कि पूरे इतने सारे राज्य हैं भारत में, कितने सारे राज्य हैं आपके, ओके, 28 राज्य है जाते हैं। तो मान लीजिए कई राज्यों का जो विकास है आपने देखा बहुत तेजी से है,
बहुत सारे क्षेत्रों का विकास बहुत तेजी से है और जो कुछ जो क्षेत्र है और राज्य हैं उनका विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि दो एरिया के लोग हैं, एक का विकास अच्छा हो रहा है, ओके, अच्छे से साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन दूसरे को इतना कुछ नहीं मिल पा रहा। तो जब जो दूसरा वाला वो देखेगा कि यार इनको तो अच्छा साधन मिल रहा है, इनको सब सुविधाएं मिल रही हैं, हमें तो मिली नहीं, हम भी देश के निवासी हैं, ओके, तो यहाँ पर उनके मन में क्या भेदभाव आ जाएगा। तब वो आंदोलन खड़ा कर देगा ये दूसरा राज्य वाला कि तुम यार उसे दे रहे हो पूरा सब सुविधाएं, हमें दे नहीं रहे हो, हम भी देश के नागरिक हैं। इस ये कहलाता क्षेत्रीय असंतुलन, ओके। तो इससे क्या है, इससे जो जिस देश में विकास नहीं हो रहा है, मतलब जिस राज्य में विकास नहीं हो रहा, इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, वो क्या कर लेगा, आंदोलन कर देगा, वो विरोध करने लगेगा। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन, ओके। तो क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब नहीं है एक एरिया में विकास, कुछ क्षेत्र में विकास हो रहा, कुछ क्षेत्र में विकास ना होना, तो ये क्षेत्रीय असंतुलन। अगर सब हमारे जब क्षेत्र हमारे लिए बराबर हैं तो सभी का समान विकास करना चाहिए इस प्रकार से। तो क्षेत्रीय विकास का क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ क्यों रहा है, इसके क्या कारण है। विकास योजना का आंशिक सफलता क्या है, जो विकास योजनाएं हैं वो कहीं तो अच्छी सफल हो रही हैं, लेकिन कहीं इतने उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही, योजना लागू नहीं की जा रही हैं। विपरीत राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियां, तो वो आपका दिया हुआ है। इसके साथ ही मानवीय पूंजी का अभाव, उत्पादन और प्रौद्योगिकी मशीनी पूंजी के साथ मानवीय श्रम की भी महती उपयोगिता है। भारत में कुछ प्रदेशों में लोग अशिक्षित आलसी प्रवृत्ति के हैं जो विकास की दौड़ में क्या पीछे रह गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति का हास है, कुछ राजनेता बहुत अच्छे होते हैं जो अपने एरिया का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं जीत गए तो आराम से मजे से मौज मस्ती से अपना जीवन काटते हैं, ओके। तो इस प्रकार से राजनेता होते हैं, तो जनता की समस्या से मतलब नहीं होता था। तो यही होता है कि कुछ जिस एरिया के राजनेता अच्छे हुए उन्होंने विकास करा दिया, और किसी एरिया के राजनेता सही नहीं हुए तो वो राज्य जो राज्य है वो क्षेत्र है वो ऐसे ही डला रहा। कमजोर आधारभूत संरचना, भारत की राज्य क्षेत्रीय असंतुलन का एक कारण है कि विभिन्न प्रदेशों की कमजोर आधारभूत संरचना है। इन प्रदेशों में जो पूंजीपति निवेश करने से डरते हैं क्योंकि वहां ना तो समुचित यातायात के साधन है, ना बाजार वित्तीय संस्था है, या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने अपने आप एक चीज चुनौती हो जाती है। यानी कुछ एरिया में इतना ज्यादा विकास ही नहीं हुआ है, तो संसाधन ही नहीं है, जिससे वहाँ क्या है अगर कोई कंपनी आती भी रोजगार के अवसर देना भी चाहती तो भी वो उसका मन नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रवाद के उदय की 5 कारण। तो क्षेत्रवाद क्यों बढ़ रहा है उसकी आपको बताना है। तो क्षेत्रवाद बढ़ने के कारण दिया हुआ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया जा रहा है, फिर विभिन्न संस्कृतियां, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार डिटेल से आपको पढ़ना है, समझिएगा, फिर आसानी से आप बता सकते। आर्थिक परिस्थितियां कौन कौन सी थी, फिर जातीय भावना क्या क्या है वो आपको बताया जा रहा है, और फिर आपका राजनीतिक परिस्थिति जैसे आपके क्षेत्रवाद के उदय होने के कारण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला 2023 में, 24 में आया तो 25 में आपको आ सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख आपको क्षेत्रीय आकांक्षा बतानी। पहले पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो हमने देखा था जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है जिन राज्यों को, हुआ है आपका। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 7 राज्यों किन राज्यों को कहा जाता है, ओके, 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 नंबर मैंने आपको समझाया था। इनकी आकांक्षा क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षा यानी इनकी मांगे, जो कि उस पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी मांगे क्या है, क्षेत्रीय उनकी मांगे क्या है, तो वो दिए हुए क्रम से प्रारंभ में गैर असमी लोग राज्य सरकार द्वारा उन असमी भाषा के लादे जाने के पुरजोर विरोध करते थे। इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्ता की मांग है। हालांकि भारत सरकार ने समय समय पर असम को विभाजन करके मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश का गठन किया, लेकिन इसके बाद भी वहाँ स्वायत्ता की मांग का अंत नहीं हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर के मिजोरम और नागालैंड। अलगाववादी मांगों का प्रभाव लंबी समय अवधि तक रहा है। अलगाववादी का मतलब क्या होता है, अलगाववादी का शब्द का मतलब हो जाता है कि कैसी मांग करना, देश से अलग हो जाने की मांग करना। छोटी मोटी मांग नहीं है कि हाँ ये चाहिए, मैं जल चाहिए, जल संसाधन की कमी है, कुछ भी नॉर्मल जो कमी हो जाती है संसाधन की वो हम क्या सरकार से मांगते हैं। अलगाववादी का मतलब है कि भैया हमें क्या देश में रहने नहीं है, हमारा एक अलग ही देश बना दो, ये कहलाता अलगाववादी, यानी देश से अलग होने की जो नीति है आपका अलगाववादी है, तो वो आपको पढ़ के रखना है। फिर इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवास विकट समस्या है। पूर्वोत्तर जो राज्य होता है वहाँ विदेशों से बाहरी लोग आके वहाँ बसने लगे, ओके, तो इससे वहाँ के जो मूल निवासी होती है उन्हें क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ओके, और उनके अधिकारी भी इससे क्या छीनते हैं, ओके, और उनके संसाधनों पर भी क्या फिर बंटवारा हो जाता है। इसके साथ सर्वविदित है कि असम में प्रचुर मात्रा में चाय के बाग, तेल और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। स्थानीय लोग को स्पष्ट कहना है इन संसाधनों को बाहर भेजा जा रहा है, जिससे असम के लोगों को अपार क्षति होती है। नेक्स्ट सिक्किम का विलय समझाइए, वीडियो 30 में ये भी आ चुका है। तो सिक्किम का विलय किस प्रकार से हो तो इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। ये आपके सिक्किम के विलय के बारे में बताया जा रहा है कि सिक्किम का विलय किस प्रकार से हुआ। तो एक बार नॉर्मल आपको कहें कहानी के रूप में पढ़ लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ हैदराबाद और जूनागढ़ का विलय किस प्रकार से हुआ था, वो भी आपको पढ़ के रखना है। क्षेत्रवाद रोकने के उपाय का एक संक्षिप्त लिख लीजिएगा। क्षेत्रवाद को हमें रोकना है, किस प्रकार से आप रोक सकते हैं। तो क्षेत्रवाद में क्या है, अपने क्षेत्र विशेष में जो मांगे उठती हैं वो क्षेत्रवाद होता है,
ओके, तो शासकीय नीतियों के इस तहत निर्धारित हो कि समस्त उप संस्कृतियों क्षेत्रों को संतुलित आर्थिक विकास के संभव हो। मतलब इस प्रकार से सरकार नीति बनाए कि जो से जितने भी सभी राज्य हैं उनके साथ समान रूप से उनका विकास हो सके। उप सांस्कृतिक क्षेत्रों में उचित आकांक्षाओं की यथा संभव पूर्ति की जाए। केंद्र तथा उसकी राज्य के संबंधों को इस तरीके से विकसित किया जाए कि जिसमें उनसे किसी प्रकार के असंतोष भाव पैदा ना हो। मतलब जो नीतियाँ भी बने वो क्या इस तरीके से बने, केंद्र और राज्य की नीतियाँ, कि क्या है सभी को समान रूप से देखा जाए, जाकि क्या है कुछ लोगों पर विशेष लोगों को क्या ज़्यादा महत्व दे दिया, कुछ लोगों को महत्व नहीं दिया, जिससे इससे क्या असंतोष की भावना पैदा ना हो। आगे का पॉइंट दिए तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूर्वोत्तर राज्य की विशेषताएं बताइए। पूर्वोत्तर राज्य में आपको विशेषता इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्य की विशेषता सिंपल आपको पढ़ लीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आज़ादी के बाद को लेकर अब तक क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर उत्पन्न हुए तनाव का विवरण दीजिए। यहाँ जी, आज़ादी के बाद ऐसी कौन कौन सी जो समस्याएं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम पर चली हुई, जम्मू कश्मीर की एक समस्या हो गई, फिर पूर्वोत्तर की समस्या, फिर भाषा आंदोलन हुआ लगातार। तो ये अब इनको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पॉइंट याद रखना है कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न आई, फिर उनके बारे में आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या भी जानते हैं, पूर्वोत्तर की समस्या भी, भाषा आंदोलन आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से भाषा के नाम पर क्या है राज्यों का गठन हुआ, फिर अलग राज्यों का आंदोलन किस प्रकार से हुआ। अलग राज्यों का आंदोलन यानी अलग राज्य बनाने की जो किस प्रकार से आंदोलन हुआ, इसके लिए जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बना, क्योंकि झारखंड उत्तरांचल यानी अब उत्तराखंड है का इनका सबका गठन हुआ। यह कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश में अंदरूनी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट, स्वायत्तता क्या है? असम के छात्र आंदोलन की प्रमुख मांगें क्या थी? तो यह आपका स्वायत्तता का मतलब है कि वह क्षेत्र जिस पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार हो, जो अपने ही अधीन और नियंत्रण में हो, जिस पर दूसरे का शासन नियंत्रण ना हो, स्वायत्तता कहलाती है। स्वायत्तता यानी अपने ही लोगों का उसमें अधिकार हो, वो है स्वायत्तता। ओके, इसमें विदेशी व्यक्ति आकर या बाहरी व्यक्ति आकर अपना हक न जमाए, इस प्रकार से। तो और मांगे क्या थी? छात्र आंदोलन हुआ, किसी मांगे थी विदेशियों का निर्वासन। जो विदेशी लोग आते थे वो असम में आकर बस जाते थे। पहले तो यही रखिएगा, जो स्वायत्तता के जो आंदोलन हुआ कहाँ हुआ? असम में हुआ। जो असम में क्या है, जो विदेशी लोग बाहरी लोग आकर रहने लगते थे, जिससे उनकी जो संस्कृति होती थी ओके वो क्या है बिगड़ जाती थी। जिसके साथ ही जो असम वासियों को फायदा मिलने थे तो उनको फायदा न मिलकर जो विदेशी वहाँ रह जाते तो उन्हें फायदा मिल जाते थे। इसके साथ ही वर्चस्व का विरोध, इन आंदोलनों में बागानियों और अन्य बाहरी लोगों का वर्चस्व का विरोध किया, विशेषकर उन क्षेत्रों पर वहाँ के बहुसंख्यक बन गए थे। और मतदाता रजिस्टर में आंदोलन में गलत मतदाता सूची का भी विरोध किया गया, जिसमें लाखों आप्रवासियों के नाम क्या शामिल थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्षेत्रीय असंतुलन को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। एमपी 25 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ओके, तो आने का कम चांस है, तो इसे आप नॉर्मल तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ। नेक्स्ट हमारा अलगाववादी आंदोलन देश के विकास में बांधा के समझाइए। एमपी 24 में आ चुका है। अलगाववादी में आपको बता चुका, अलगाववादी मतलब होता है देश से अलग होने की मांग। देश से अलग होने, जो राज्य क्या है देश से अलग होने की मांग उठाए वो क्या अलगाववादी आंदोलन कहलाएगा। ओके, तो ये आपका उसके बारे में दिया है कि ये देश के विकास के बांधक हैं, तो किस प्रकार से इसे एक बार आपको तैयार कर लीजिएगा। एमपी 24 में आ चुका है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है, तो कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर करा दिए हैं, तो आपको जो भी क्वेश्चन बताए तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, और इससे पहले 2 अंक की 3 अंक की वाले भी महत्वपूर्ण बता दिए हैं। क्रम से आप तैयार करना चाहते हैं तो ऑल द पॉलिटिकल साइंस टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर दीजिए, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।